हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। HK24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आ चुके हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। मेरा मानना है कि आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला, ठीक पेपर आया है। मॉडरेट टू, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं है, कठिन भी नहीं, खास नॉर्मल ही पेपर आया हुआ है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे कैसे लेवल पे क्वेश्चन जो आए हैं। तो आप लोग जो सेकंड परीक्षा देने वाले हैं कल वाली 24 तारीख में, वो ध्यान है। जैसे थंडर ड्रैगन की भूमि कैसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं ये भूटान को कहते हैं। और एक देख लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें गूगल गूगल दिया था, फेसबुक दिया था, इंस्टा दिया है और आपका ट्विटर दिया है। तो गूगल प्लेटफॉर्म ये कौन सा नहीं पूछ रहा था क्वेश्चन। तो प्लेटफॉर्म ये ना, तो ये आपका गूगल प्लेटफॉर्म नहीं, ये गूगल प्लेटफॉर्म का सर्च इंजन है। ये आप जो सर्च करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है। तो इसका आंसर आपका गूगल हो जाएगा। और अगला पॉइंट है, ये तीसरा क्वेश्चन जो भी है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खातों की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए क्या है। कैट फिशिंग, स्मिगिशिंग, इमेज फिशिंग, VPN। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इमेज फिशिंग। इसका आंसर है इमेज फिशिंग, इसका आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया की राजधानी, देखिए आप देशों की राजधानी याद कर लीजिए क्रोएशिया की, क्योंकि राज्यों की राजधानी कभी नहीं पूछी जाती है, अब देशों की राजधानी आती है। तो देशों की राजधानी दोहरा लीजिए आप लोग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आई है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है। तो बहुत सारी राजधानी अच्छी से याद कर लीजिए मैन। ये एम्स्टर्डम आई है, नीदरलैंड की है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की है। तो ये भी दिया है, इनको भी याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। मतलब कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा हुई थी, 1885 में। और देख लेते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा, ये इसका आंसर मुंबई है। मुंबई, भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी 20 लाख। आपको बता दें हम GST, हमारा GST बारे में आपको बता दें, GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और GST, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले के अंतर्गत आता है। कितना सरल क्वेश्चन आया है। गौतम बुद्ध नगर, आप जाते हैं GBT, गौतम बुद्ध नगर, GBN। विश्व डाक दिवस, अरे आपको डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर आता है वायुसेना दिवस। मतलब डाक कैसे भेजेंगे आप, हवाई जहाज से। तो पहले वायुसेना दिवस हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर, उसके बाद 9 अक्टूबर डाक हो जाएगा। तो वायुयान से डाक भेजी गई, जैसे आप याद कर सकते हैं 8 से 9 अक्टूबर को हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय कौन है। यानी कि आप लोग कैबिनेट मंत्री याद कर लीजिए, क्योंकि अभी नया गठन हुआ है मंत्री परिषद का, तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है जब इसमें आया है। तो राजधानी याद कर लीजिए, कैबिनेट मंत्री एक बार दोहरा लीजिए। तो इसमें गृह मंत्रालय किसके पास है, आप लोग जानते हैं, अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास में है, अमित शाह। और अगला क्या क्वेश्चन है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे। CD देशमुख, आपने खूब पढ़ा होगा, CD देशमुख थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश तत्वों सिद्धांत से संबंधित है। भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4 में है। और भाग 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य।
भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 2 में नागरिकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट। पुस्तक क्या है? ए लाइफ मिस स्पेंट। ए लाइफ मिस स्पेंट ये किसकी पुस्तक है आपकी? ये सूर्यकांत की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन क्या है? आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान का नीले कारण क्या होता है? इसमें इसका आंसर है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होने की वजह से होता है। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? रमन सुब्बा राव कौन थे? क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारा पेपर डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन, ये 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण में होता है। कवक शैवाल वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में होता है यूट्रोफिकेशन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? 18वां क्वेश्चन, गोदावरी। गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? एनएचआरसी। एनएचआरसी जान सकते हैं आप लोग, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? महिला, युवा, बच्चे, दृष्टिहीन, इसका क्लियर नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा 1985 में कौन सा दिवस घोषित किया गया था। और अगला क्वेश्चन क्या है? बीआरआई का पूर्ण रूप? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चीन की योजना है। चीन की योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। स्पेयर फिशिंग, इसका आंसर हो जाएगा स्पेयर फिशिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये आपकी 2000 में की गई थी, इसको भी याद कर लीजिए। पहली बार कृषि नीति घोषित 2000 में, सन 2000। और अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था सन 2006 में। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। और मानव 10 दिसंबर को आप लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी आ सकता है अगला पॉइंट के लिए। और अगला क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रस कुक। कौन है? रस कुक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये है आपका दुश्मन देश पाकिस्तान ने किया है। और अगला क्वेश्चन क्या है? 28वां। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला कहाँ की है? वारली चित्रकला आपकी ये महाराष्ट्र की है। और मधुबनी पेंटिंग आपने पढ़ा होगा, मधुबनी पेंटिंग ये आपकी बिहार की है, इसे याद कर लीजिएगा, ये आ सकती है मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति किस शहर में हुई थी? तो ये आपकी चिकनकारी कढ़ाई शैली है, तो ये आपकी लखनऊ में हुई थी।
महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी, संपूर्ण जल व CO2 जल अवशोषण। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो ये आंसर इसका थोड़ा टेढ़ा है, मुझे भी याद नहीं था इसका बिल्कुल। नथानिएल हारथॉन, नाम भी ऐसा पढ़ने में नहीं बना, नॉर्थन हारथॉन। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा, रीजनिंग बहुत अच्छी आई है। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है, ट्विटर पे भी नहीं है। स्नैपचैट, आप लोग स्नैपचैट पे लाइव पढ़ देखते होंगे। स्नैपचैट होता है जिसका रील्स वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? 39वीं पैरेलल लाइन, सेंगर लाइन, KW लाइन, सिंग्रिड लाइन। तो मैगनॉट रेखा है शायद उसके बीच में, तो मैगनाट रेखा है शायद। ये मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, और 33वां क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक लग रहा है मुझे। इसका मैगनॉट आंसर होगा, इसमें मैगनॉट दिया नहीं है, ऐसा ना हुई है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। रेड क्लिफ क्या है? भारत पाकिस्तान। मनमोहन रेखा क्या है? भारत चीन। तो जैसे 38वीं रेखा क्या है? तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध रखती है। तो आप जैसे 9 चैनल है, 10 चैनल है, ये सबको याद कर लीजिए। ये पूछने का संभावना लग रहा है क्योंकि अगर इसमें पूछा गया तो अगले में भी आ सकता है। तो आप जितनी भी जो रेखा हैं देशों को विभाजित करने वाली, उन सबको याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय अंतर्गत आता है? ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, और यूरेनियम और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? स्टेट है? तो आपका केरल पड़ता है, केरल में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB के संबंध में, ये इसका आंसर शायद मुझे बी लग रहा है, इसका आंसर बी होगा, मिला लीजिएगा 36 का बी। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव कांचीपुरम में। यानी कि जितने भी पुराने राजा रहे हैं उनकी सबकी राजधानी पढ़िएगा अच्छे से। GST के ब्रांड एम्बेसडर आप लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो 4, 7, 13, 21, 34, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। जैसे करिए आप लोग, बताते हैं आपको। इसमें कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, और 7 और 8 बढ़ाया, और 9, 13। इसमें कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। इसमें कितना? 2 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो इसमें क्या देखना आपको, गलत क्या है? तो आप देख सकते हैं गलत कैसे है। इसमें क्या है? 9 और 13, तो 3 बढ़े हैं, फिर 6 बढ़े हैं, फिर 9 बढ़े हैं, फिर 12 बढ़े हैं। तो इसमें हमको ये जो दिया है, इसमें क्या नाम है? 7, 3 बढ़े, 6 बढ़े, उसके बाद 7 और 8 बढ़े, उसके बाद हो जाएगा आपका 9, 5, 9, 4, 13। तो 3 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, 9 बढ़ाया,
9 बनना चाहिए था, तो इसमें 13 की मिस्टेक है, 13 की जगह पर 14 आना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते, रीजनिंग का है। अनीसा की ओर, अनीस, अच्छा अनीस है कोई, ठीक, अनीस हो गया ये, ठीक ना। अनीस को इशारा करती हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ, मतलब अनीस की माँ, अब तो नीचे ऊपर दिखाई नहीं देगा, ये बना दिया मैं, अनीस, अनीस की माँ। एक महिला अनीस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अनीस की माँ, मतलब इसकी माँ है जो, अनीस की माँ, अनीस की मतलब इशारा करके, अनीस की मतलब उसकी माँ मेरी माँ की, जो मान लो ये इशारा करने वाली लड़की है, ठीक है ना, ये सीधा इशारा कर रही है, इशारा, और उसकी माँ, तो उसकी माँ मान लो कहीं मानते हैं, पहले तो मान लेते हैं, उसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसको और ऊपर ले जाएंगे, और ये रही इशारा लड़की इसकी माँ की, तो ये हो गया यहाँ, उसकी माँ हो गई, इशारा करने वाली लड़की की इकलौती बेटी है, तो ये खुद हो गई, समझ रहे हैं आपको नहीं, ये महिला खुद हो गई, यही महिला है, यही महिला साहब बता रही है, इसकी तरफ इशारा करके इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, समझिए आपको नहीं समझे, ये खुद है, तो वो अनीस, वो महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला किस प्रकार, अनीस की कौन लगती है, वो माँ, तो इसकी वो लगती है माँ, तो आपका राइट आंसर माँ हो जाएगा, डी आंसर, 41 का आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ये देख सकते हैं इसको, तो ये आप लोग कर ही सकते हैं इनको, तो ये जो आई आकृतियां हैं तो नॉर्मल हैं, आप लोग देख सकते हैं आकृतियां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असमान संख्याएं, असमान संख्याएं देख लेंगे। पहला पॉइंट में क्या दिया है, ए में 49, 81, और बी में दिया है आपका 4 और 9, सी में दिया है 16, 25, और डी में दिया है 8, 27। तो आप देख सकते हैं कौन सी असमान है, आपका 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7, और ये क्या है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो आप एक तरह से डी को आंसर लगा सकते हैं, ये दोनों, ये जो है डी में, इसमें क्यू वाला सिस्टम है, बाकी स्क्वायर हैं सभी, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में जाता है, बैठता है, उसका यान होता है, तो गोताखोर के लिए क्या होता है, पनडुब्बी होती है, ये उसकी पनडुब्बी, गोताखोर के लिए पनडुब्बी होती है। अगला क्या है, अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगला भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। हाँ, कैट, कैट बराबर क्या है, डी बी यू, डॉग का कोड क्या होगा, डी ओ जी का कोड पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, सी डी ए बी टी यू, एक एक बढ़ा दीजिए, डी ई ओ पी जी एच, ये हो जाएगा ई पी एच, इसमें क्या है, ई पी एच आंसर 47 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सादृश्य पूरा कीजिए, दस्ताने हाथ में पहनते हम लोग, तो मोजे कहाँ पहनेंगे, पैरों में, ठीक है ना, तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन क्या है, कोड दिया गया है 0 1 2 3 4, ए बी सी डी और ई, तो आप समझ सकते हैं 0 इसका कोड है, 1 इसका कोड है, 2 इसका कोड है, इसका कोड है, ये इसका कोड है, ठीक है ना, ऐसे कोड दिया गया है। तो ये पूछ रहा है आपको बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए, डी प्लस ए, ये पूछा, तो इसमें रख लीजिए वैल्यू को। तो बी का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं, बी का वैल्यू आपका ये वाला 1,
बी का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस ई का वैल्यू कितना होगा 4, ये हो गया, माइनस कर लो। डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 3 3 और प्लस ए का वैल्यू क्या होगा 0, ए बी सी डी है ना, हाँ जी हो जाएगा, 2 जी हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसका 50 का आंसर ए हो जाएगा, 50 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक श्रृंखला है। अगला कोई श्रृंखला में क्या दिया है 3 6 18 72 360 और यहाँ क्या आएगा ये क्वेश्चन पूछा है। तो 3 दूनी 6 3 6 का 18 18 चौक 72 72 पंजे 360। तो इसमें श्रेणी चल रही है, आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6, तो 360 इंटू 6 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 0 6 छत्ती 6 आंसर 3 और 36 3 21 2160। 2160 क्या है इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ आया 2160 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर हार्ड नहीं है, बाकी मेरिट थोड़ा सा हाई जाएगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं दिए हैं। अब क्वेश्चन आ जाए मैथ से, क्वेश्चन है 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योगफल। योगफल है तो 1 2 3 3 क्रमांकित सम संख्या का योगफल 78 है, तो तीनों का भाग दे देंगे, 78 में 3 का भाग देंगे तो कितना हुआ 26 थी 78, ठीक है ना, 26 आ गया एक, तो ये आती है संख्या बीच वाली, तो यहाँ हम रख देंगे 26। समझ रहे आप लोग ना, 26 ये होगी, पहली क्या हो गई सम संख्या पूछ रहा है ये, सम संख्या क्रमांक। 24 के बाद आएगी 26, 26 के बाद आएगी 28। अब ये क्वेश्चन क्या किया है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, दूसरी, पहली तो ये है, अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या ये है, तो इसका राइट आंसर अब 26 ही हो जाएगा, आंसर 26 हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कैमरे में, तो ये भी क्वेश्चन आया, मतलब दर्पण का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको दर्पण वाला क्वेश्चन में समझा देता हूँ सारा। इसमें आकृति दी है दर्पण की, तो आप लोगों को मैं मीनिंग भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, HEMA, अगर आपके क्वेश्चन ये आ जाता है और यूं यूं करके ये दे देता है, तो आप मीनिंग को कैसे करेंगे, आपको इसको उल्टा कर देना है, मतलब यूं करेंगे तो आपका ए बन जाएगा, एम का एम हो जाएगा और ई का यूं हो जाएगा, ई एच का ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, न कि आप उल्टा लिख दें ऐसे ही, ठीक है ना। तो आपको इसको पूरा उल्टा कर देना मीनिंग, और हो सकता है जल दर्पण में अगर यूं दे दे यूं करके, तो आप एच का एच हो जाएगा, है ई का ई हो जाएगा, एम का डब्ल्यू हो जाएगा और ए का यूं हो जाएगा। तो आपके में हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जल में से पूछ ले, नीचे वाला ये अगर यूं आता है आपके क्वेश्चन में नीचे, तो इसका मतलब आप ऊपर से नीचे कर देंगे और साइड वाले को यूं कर देंगे। तो यहाँ हो सकता है या फिर आपको पूछ लेगा कि घड़ी में, मान लीजिए घड़ी में 11:05 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर, तो दर्पण में देखने पर क्या होगा, समय होता है 11:60 से हम लोग घटा देंगे, वही समय हो जाएगा, 61 आ जाएगा, तो क्या होगा 00 और 55 आ जाएगा, मतलब ये रात में 12:55 हो रही है, समझ सकते हैं इसको आप लोग। घड़ी में जब वास्तविक समय देखना है, घड़ी में देखने पर ये प्रतिबिंब हम लोग देख रहे हैं किसी में, तो दर्पण में या प्रतिबिंब किसी देखेंगे तो उसमें आप लोग ऐसे समय देखना पड़ेगा। अगर हम जल दर्पण में देखते हैं, अगर जल दर्पण में देखेंगे टाइम को, जल दर्पण, तो 18:30 से घटा देंगे, और वैसा ही नॉर्मल दर्पण है शीशा वगैरह जो होता है, तो उसमें हम 11:60 या 23:60 से घटा देते हैं समय को, जो दिया हुआ समय होता है वो वही आ जाता है। तो इसलिए आपको ये भी देख लेना है कि क्वेश्चन आगे से हो सकता है कि आप लोगों को मैं घड़ी में से क्वेश्चन दे दे, क्योंकि वो दे रहा है ना आकृति दे रहा, आकृति आई तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आकृति चीज है। और आपका ट्राइंगल गिनने के लिए आया है, तो ट्राइंगल भी आप लोग नॉर्मल गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक आया है आरेख, बेन आरेख जो बनाते हैं हम लोग, माताओं और महिलाओं, माताओं और महिलाओं
और माता पिता जनक, इसमें दोनों हो जाते हैं, मतलब माता पिता जनक होते हैं जब जन्म देने वाले। तो माताएं जिसमें कौन कौन सी बोले हैं, एक तो ये है और एक यूं करके है, और एक ऐसे करके है, और एक ऐसे और एक ऐसे है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए इसको जनक मान लेते हैं, जनक ये है, माता पिता दोनों हैं, तो कुछ माताएं महिलाएं, ये भी ना होगा। इसको मान लें जैसे ये है जनक पूरा, और उसके अंदर में माताएं और महिलाएं, या फिर ये महिलाएं मान लीजिए, माताएं मान लीजिए इसको। तो इसको बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो अब महिलाएं, माताएं और माता पिता, तो जो भी है सभी महिलाएं माताएं, ये डाउट में क्वेश्चन है, बाद में कर लीजिएगा, इसको देख लेंगे। ये क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ये बाद में कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप घन से आया है, क्यू तो इसमें नॉर्मल क्यू गिन सकते हैं आप, 24 इसका आंसर है। और विषम संख्या चुनिए, क्यू आर एफ जी के एल ए जेड। तो 17, 18, 6, 7, मतलब कि मैं कोड लगा रहा हूं, 11, 12, 1 और 26। तो आप देख सकते हैं 17 के बाद 18, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है तीनों, इसलिए हम ये अलग हो जाएगा, 8 जेड। ये अपोजिट है, एक ए के अपोजिट जेड होता है, आई के अपोजिट आर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये तीनों सही हैं, इसका तो ये अलग है, तो आपका ये जेड आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया है ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं। आपको मैं नई ट्रिक से समझाता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन दिया है 2 वर्ष, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज एसआई 1600, 2 वर्ष के लिए 5% दर से साधारण ब्याज 1600 है। तो 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है, 2 वर्ष का 1600 साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का 800 हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष कर लीजिए 800, आपका 800 हो गया। दूसरी वर्ष करेंगे, सेकंड वर्ष में 800 हो जाएगा, लेकिन अब इस 800 पे दूसरी वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज लग जाएगी। तो आप 800 का निकालेंगे, 800 का चक्रवर्ती ब्याज। अब क्योंकि पहले पर चक्रवर्ती ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज समान होता है, इसलिए हम 800 को नहीं लेंगे। अब दूसरे साल जो है, दूसरा वर्ष, तो 800 पे ये 800 जो है, 800 तो आ ही गया, साधारण समान चलता है, लेकिन 800 पे हमको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 800 का कितना, 5% बटे 100, तो 0, 3, 8, 40, यहाँ 40 और आ गया। अब मान लीजिए तीसरा वर्ष आ गया, थर्ड वर्ष की ब्याज क्या होगी, तो 800 तो चलेगा ही, 800 ये हो गया। अब 8, 8, 1600, तो 1600 तो कितना हो गया, अब जानते हैं 1 पे 8 पे 40 है, तो इस पे 80 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, 1600 पे निकालूंगा मैं 5%, 1600 का 5%, तो बात वही आएगी ना, 16 पंजे 80 आ गया। अब इस 40 पे भी दूसरे साल में 40 ब्याज आई थी, वो ब्याज पे भी ब्याज, उसे भी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इस ब्याज पे भी ब्याज चलेगा। तो 40 का 5%, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो ये हो गया। तो आप जोड़ लीजिए, ये सारी हमारी ब्याज आ गई, ये इतनी ब्याज है, 8 थी 2400 प्लस 120 प्लस 2 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2520, मतलब 2500, टोटल 2200 रुपये आंसर हमारा हो गया ब्याज का। ये नई ट्रिक है, जो आप लोग सोच रहे हैं वो ट्रिक नहीं है,
वो बहुत टफ है। ये नॉर्मल ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप ब्याज को आराम से निकाल सकते हैं, 4 साल 5 साल जैसी भी हो, बहुत अच्छी ट्रिक से है। तो आप ऐसी ट्रिक से करें। प्रथम वर्ष साधारण ब्याज 800, दूसरी वर्ष भी 800 साधारण रहेगी, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगने को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझ रहे हैं आप ना? तो वही सिस्टम है इसका। एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब तक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये छूट वाला आया है, बट्टे बट्टे वाले जो होते हैं 475। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। 475 यहाँ रख दें। 475 का 15% छूट दे रहा है, तो 15% निकाल दीजिए खर्च से, कुछ है ही ना। आप 5 से 3 बार, 5 से 20 बार हैं, और 5 से कर लीजिए 9 × 45, और 5 से 9 बार हो गया 2, अच्छा 25 पे 95 बार, 5 से 4 बार। अब इसका 5 की 15 हासिल 1, और 9 की 27, 28, 285 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 7 28, 71 हो जाएगा। 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे और 0.25 हो जाएगा। 71.25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कहाँ है। 71.25 ये 60 क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। 71.25 ये छूट पूछिए, नॉर्मल है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चावल के प्रति किलोग्राम, 64वां है। चावल के प्रति किलोग्राम 20% की वृद्धि के फलस्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो इसको कैसे निकालेंगे? 1200 इंटू 25% वृद्धि इंटू किलोग्राम बट्टे 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 6 से 2 बार खत्म हो गया, 6 25 दूनी 50। तो आपका राइट आंसर 50 हो गया। प्रारंभिक मूल्य क्या था? 50 था। और अगला देख लेते हैं। अच्छा, HCF से भी क्वेश्चन आया आपको। HCF LCM जो भिन्न होती हैं, तो कैसे निकालते हैं? भिन्न वाला ही आया है, क्योंकि नॉर्मल HCF LCM सब जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भिन्न का कैसे निकालते हैं, किस भिन्न का कैसे निकलेगा। तो इसमें कि भिन्न टाइप में दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट में दे दिया जिससे बच्चे घबरा जाए। 0.05, 0.5 और 0.25 और दिया है आपका 1.25, ये दिया हुआ है। तो आपको इसको भिन्न बनाना है, पॉइंटों को खत्म करना है। तो 5 बट्टे हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 5 बट्टे 10, और ये हो जाएगा 25 बट्टे 100। जितने अंक पे पहले पॉइंट है उतनी जीरो हम लगा देंगे नीचे। 2 पॉइंट है अंक से बाद में 2 जीरो। 1 पॉइंट एक है तो अगला 1 लगेगी जीरो। 2 पॉइंट है 2 हो जाएगा, अगर 1 पॉइंट है तो 1 हो जाएगा। 125 बट्टे 100। जितना पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं उतनी हम जीरो लगाते हैं, ये जान लीजिएगा। तो ये हमने बना ली अपनी भिन्न बन गई। अब क्या कह रहा है? इसका HCF निकालना। HCF महत्तम सांपट। तो HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकलता है? अंश का HCF, अंश का HCF बटे हर का LCM। समझ में आया? अगर HCF पूछ रहा आपसे, तो अंश का HCF मतलब 5 5 5 25 125 का HCF होगा, और 100 10 100 का हर का LCM निकालेंगे हम लोग। तो कितना निकलेगा? अब LCM इसका लेंगे तो 100 हो जाएगा। और HCF क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। समझे कि नहीं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में चला जाए। और लासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो LCM होता है। तो इसका मतलब 5 5 5 25 125 का मतलब 5 ले लेंगे हम। तो 5/100 हो जाएगा। तो 5/100 मतलब क्या होता है आपको मैं बताया हूं, इसमें फ्री पॉइंट दिया है तो आप लगा सकते हैं।
2 अंक बाद 5 5 हो गया, 0 बढ़ा लेंगे, 1 पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये हो जाएगा, समझे कि नहीं आप? इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा 66 का डी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई संख्या है उनमें से विभाजित करना है आपको, तो उसमें 3 शेष बचे, तो वो वाला क्वेश्चन है। 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित, और वह 3 शेष बच जाए, वह शेष 3 बचना चाहिए। 3 बचता है, शेष 3 बचना। इनसे विभाजित करने पर ये कौन सी संख्या है चारों में से जो विभाजित करने पर, चारों संख्या में लिख देता हूं, एक बार आप लोग कर लीजिए। 510, दूसरी कौन सी है? 504, तीसरी कौन सी है? 501, और चौथी कौन सी है? 507। अब आप देख लीजिए, आपको मैंने पढ़ाया हूं, पहले भी नियम सारे पढ़ाया हूं। इकाई दहाई में भाग जाएगा तो इससे हो जाएगा, और जिसका नियम 3 और 2 का फॉलो करेगा उसका नियम 6 का भी फॉलो करेगा। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम वही नियम है जो 9 का नियम है। अंकों का योगफल में भाग चला गया तो उसका 3 से भाग चला जाएगा। अंकों का योग का मतलब है 5 और 1 6 और प्लस 0 6, तो 6 ये इसमें भाग चला जाएगा 3 का, तो गारंटी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 1751 आप देख सकते हो। जो संख्या 6 से विभाजित कौन सी होती है? जो 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो करे। 3 का नियम क्या है? अंक को जो दिए गए संख्या है उनके अंकों को जोड़ लीजिए, उन्हें भाग दे दीजिए, तो 3 का भाग चला जाएगा, तो समझिए 3 से विभाजित है संख्या। 2 का नियम क्या है? जिसके इकाई अंक 2 4 6 8 0 है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इन दोनों को फॉलो करेगी तो ही करेगी, 2 का भी चला जाएगा, 0 आ रहा है, और 3 का नियम, इसका मतलब ये चला जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो हमको सारा नियम देखना है ना, सबका नियम देखना है, क्योंकि ये 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। देख सकते हो आप। मेरा मानना यह है कि जो सारा नियम फॉलो करेगी वही हमको, क्योंकि हमको बचाना है ना, 3 शेष बचाना है। 6 का तो चला गया तो पूरा पूरा 3 कहां बचा, इसलिए ये नहीं हो सकती है। ये भी चला जाएगा, इसमें भी नहीं हो सकती। ये जो संख्या मैंने निकाला हूं, ये संख्या, इसमें आप देखिए 9 से भाग देना है, तो संख्याओं का योगफल में ही भाग देंगे तभी ये 9 से विभाजित होगी। तो संख्याओं का योगफल क्या हो गया? 7 5 5 प्लस 0 प्लस 7, 7 5 12, और 12 में देंगे हम 9 का भाग तो बचेगा 3, और 3 ही हमको चाहिए था शेष में। इसलिए 5 से 7 वो संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा। तो ये इसलिए इसका राइट आंसर 507 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को आप जो टफ दिखता है, नहीं होता समझ में आता है, तो आप ऑप्शन रख करके कर सकते हैं, क्योंकि वहां इतना समय नहीं है सोचने के लिए, याद करने के लिए। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसका मैंने ऑप्शन से किया है कि नॉर्मल ऑप्शन से आपको विभाजकता के नियम मैंने पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। विभाजकता के नियम सारे दिए हैं, अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप अटकेंगे नहीं, ये मेरा नियम है। और देख लेते हैं 30 टेबलों का लागत मूल्य। 30 टेबल 40 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या है? ये 10 घटा दीजिए, 10 बटा 40 इंटू 100, 10 से 4 बार हो जाएगा, 4 से 25% हो जाएगा। इसका राइट आंसर 25% हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या निकालना है हमको। तो मैं आपको बता दूं, 150 दिनों के लिए हमने काम लिया, ठेका लिया, 200 मजदूर है इसमें, और 50 दिनों में केवल हमने 1/4 काम किया। तो हमने क्या काम किया है? हमारे पास 200 आदमी थे, 200 आदमी थे, 50 दिन में हमने काम किया कितना? 1/4, चौथाई। अब क्या हुआ? बराबर कर लीजिए। अब हमारे पास क्या हुआ? 200 से एक्स्ट्रा जाना है, 200 में काम नहीं हो पा रहा, अतिरिक्त और चाहिए काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये 200 ने तो 1/4 किया है, चौथा हिस्सा किया, 25% ही हमारा काम हो पाया है।
हमने कोई भी ठेका लेते कुछ भी लेते हैं 100% ही लेते हैं, कोई भी चीज होती है 100% होती है, इसीलिए हम लोग 100 किए ये लोग। अभी हम लोग 3/4 काम बाकी है, तो 200 प्लस x मतलब ये अतिरिक्त आदमी और लिया जाएगा। और हमारा समय कितना बचा, 50 दिन तो हमने पहले कर लिए, अब बचा हमारे पास 100 दिन और बचे, इंटू 100 बट्टे 1/4 हो गया, तो कितना हिस्सा बचा हमारा 3/4। 3/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, ये कर लीजिए पहले 5 दूनी 10, 10 हो गया, 3 जीरो डाल लीजिए, इंटू हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 4 जीरो बराबर इसका कर लीजिए 2 पर 4 जीरो और प्लस 100x, ठीक ना। अब इसको 75 कर लीजिए, 20,000 को उधर जाएगा तो 10,000 बचेगा, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए 10,000 बराबर हो जाएगा 100x, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 100। तो ये कह रहा है कि नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सीमाओं की संख्या क्या होगी, तो ये अतिरिक्त सीमाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 100 ये हो गया, तो आपका राइट आंसर, टोटल नहीं पूछा है, आप ये मत कर दीजिएगा 200 पहले थे 100 ये आ गया तो 300 पर टिक मार दें आप, तो 300 इसका राइट आंसर नहीं होगा। वो क्या कह रहा है लास्ट में पूछ लिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी, तो नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिक कौन कितने हैं, तो आपके 100 आएंगे, 100 निकल के आया आंसर, हमारा एक्स का मान क्या है 100, एक्स बराबर 100 आया है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका 69 का डी। अगर वो ये कहता कुल कितने कर्मचारी या कितने श्रमिकों ने काम किया, तो 200 प्लस 100 बराबर 300 आंसर होता, लेकिन उसने पूछा कि अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कितने लगाए गए काम में, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 100 और जरूरत पड़ी थी काम पूरा कराने के लिए, 100 मिलकर 300 ने मिलकर काम को पूरा किया है। हम आगे देख लेते हैं, पेपर बहुत ठीक आया है मेरे हिसाब से, आप लोग तैयारी करते रहिए, वर्दी आपकी पक्की है, क्योंकि अच्छा जिस बंदे ने पढ़ाई की है मेरे हिसाब से वो बंदे की नौकरी पक्की है, इसमें मेहनत करने वालों को भी हार नहीं होती ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुष 18 महिला, 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती हैं, और 9 पुरुष 9 पुरुष क्या नाम है, 18 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, ये करती हैं आपका 12 दिन में। तो आपको क्या कह रहा है ये, 2 पुरुष और 3 महिला कितने दिन में करेंगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखेंगे तो आप समझ सकते हो, 12 बराबर 18, 6 से 2 3, 2 बराबर 3, मतलब आप देख सकते हो 6 से काट लीजिए, 2 पुरुष की जगह पे 3 महिलाएं आएंगी, 2 पुरुष की जगह पे 3 महिलाएं आएंगी, तो कितना आएगा सिस्टम इसमें, 2 पुरुष की जगह पे 3 महिलाएं, तो यहाँ कितने हैं 6 18, 18 दूनी 36 बट्टे 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 पुरुष या 3 महिलाएं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पुरुष या 3 है तो 3 6 और 6 और 3 9, 9 ये हो गया, 9 चौक 36 40। देख लेते हैं आंसर है क्या इसमें, 40 इसमें नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, 9 पुरुष हैं 18 महिलाएं हैं, तो 1 पुरुष बराबर 2 महिला, 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं हो जाएंगी, तो 1 पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं, 12 दूनी 24 और प्लस 18, 24 18 क्या हो गया 42 इंटू 10 दिन में करती हैं, तो 2 पुरुष हैं यहाँ, 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, 2 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, 4 और 3 हो जाएगा 7 महिलाएं,
तो 7 छिक्का 42, 6 इंटू 10 बराबर 60, 60 डेज हो जाएगा। 60 दिन में इसका आंसर, 60 दिन शायद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 70 का ए 60। अगर कोई भी मिस्टेक है तो वही आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं अपने इस तरह से अच्छा करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरा। बाकी कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी आ गया क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल समान दिशाओं में, मतलब दोनों गाड़ियां जो हैं समान दिशा में चल रही हैं। जब समान दिशा में चलती हैं तो गाड़ियों की जो चाल होती है उनमें अंतर होता है, अंतर लेते हैं हम लोग। और तेज से चलने, धीमी गति चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति 16 सेकंड में पार कर लेती है। तेज गति चलने वाली गाड़ी लंबाई क्या है, मतलब आपको दूरी पूछ रहा है। तो दूरी 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। आपका समय क्या है, 16 सेकंड है। ठीक है ना, दूरी आपको निकाल लेनी है। 59 में से 32 गएगा तो कितना बचा, 27, 27। तो 27 किलोमीटर हो गया दूरी, इंटू, और इसको किलोमीटर को मीटर में 5/18 चेंज करते हैं। किलोमीटर में जाने, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो हम मीटर, हमारी समय दिया हुआ सेकंड में, तो हम उसको भी मीटर में ले आएंगे 27 किलोमीटर को। तो 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 5 15/2। ये आ गया आपका चाल, 15/2 मीटर पर सेकंड हो गया। 15/2 मीटर पर सेकंड चाल आ गई हमारी। और इस फॉर्मूले में रख सकते हैं 15/2 बराबर दूरी हम मान लेंगे x बट्टे समय क्या है 16 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x बराबर 15 इंटू 16, 2 से काट लेंगे हम 8 बार, x बराबर 15 120। तो हमारी जो गाड़ी है उसकी लंबाई आपकी 120 मीटर हो गई। समझ रहे हैं आप लोग, इसका 71 का आंसर हो जाएगा बी, 120 मीटर। नॉर्मल फॉर्मूले हैं, आप लोग बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप अच्छा स्कोर कर देंगे। नॉर्मली क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी तैयारी जब मैं करता था आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं पढ़ाई किया हूँ। बाकी मैं आप लोगों के लिए और रिवीजन करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से जा सके और जितना हो सके मैं आपका अपना सहयोग दे सकूं आपकी तैयारी में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एलिगेशन, एलिगेशन यानी मिश्रण से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्रकार के चावल हैं, फर्स्ट, एक सेकंड, 2 प्रकार के चावल है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्या दिया है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा मैं एलिगेशन बता रहा हूं आपको, एकदम मस्त। तो आपका पहला फर्स्ट टाइप का चावल जो क्या है 11 रुपए, 11 रुपए प्रति किलोग्राम। अब दूसरा क्या है आपका 21 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक ना, अब इसका मिश्रण ऐसे करते हैं तो मिश्रण कितना बेच रहा है 17 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे निकाल देते हैं इसको। तो इसका अंतर ले लेते हैं, इस और इसका अंतर कितना हुआ 6, और इसका अंतर कितना हुआ 4, 4 और 6 अनुपात लगाते हैं बीच में, 4:6 काट लेंगे 2:3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:3। तो आप लोग देख सकते हैं 2:3 के इसमें 73 का ए, 73 का हो जाएगा आपका ए। आप देख लीजिए, एलिगेशन फर्स्ट टाइप का चावल है, दूसरी टाइप का चावल है 11 रुपए किलोग्राम पहली वाले का है, 21 रुपए किलो दूसरी वाले है। मिश्रण को 17 रुपए किलोग्राम से बेचना है तो मिश्रण को किस हिसाब से मिलाए
4/2, 2/3 के में मिलाना पड़ेगा उसको, तब जाकर के वो इससे प्रॉफिट कमा पाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन भी ब्याज का है। तो मेरा मतलब है छोटी मोटी ब्याज आ रही है तो उस पर भी ध्यान करिए आप लोग। एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, लाभ एंड राशि, लाभ एंड जो भी हानि है वो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है मैथ का भी, ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते। 12.5% दर से ये धनराशि कितने समय दोगुनी हो जाएगी। धनराशि मान लीजिए हमने 100, अरे कोई मूलधन SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मूलधन हमने 100 मान लिया, दोगुना करना है 100 मूलधन मान लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ नीचे मान लेते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। 100 मूलधन मान लिया, ब्याज हो, ये परसेंटेज है, दर है ये, और समय पूछा है टी पूछा है, और बट्टे 100 और बराबर भी 100 लगा देते हैं। जो हमारी ब्याज है, ब्याज और मूलधन बना करके तो 200 हो रहा है। 100 मूलधन मान लिया, 100 ही ब्याज मान लिया, ऐसा ही हो गई 100 हो गया पीआर, और आर रेट हो गया हमारा 12.5%। टी निकालना था, 100 हमारा परसेंटेज होता है, और इनटू कर देंगे, इस पॉइंट घटा देंगे तो हमारे यहाँ 10 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इधर चला जाएगा ये, तो 125T बराबर 1000, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। 125 से 1000, T बराबर हो जाएगा 8। तो कितना समय लगेगा हमको, 100 रुपए को 200 रुपए होने में 12.5% की दर से उसको 8 साल लग जाएगा। 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी। अगली शिफ्ट में जो आने वाले हैं बच्चे, वो अपनी तैयारी को देख लें। जहां जहां अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बेसिस पे फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। और एक क्वेश्चन और अगला आया है, परसेंटेज का है, जिसमें मैं बताऊंगा। अब अगले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि सर उम्मीदवार वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मान ली सुनील ने इतने मत प्राप्त किए, इतने परसेंट मत प्राप्त किए, और गौरव ने इतने मत प्राप्त किए, तो दोनों का अंतर इतना है, तो कितने पूर्ण बहुमत थे, कितने बहुमत से कौन जीता, या टोटल मतों की संख्या क्या थी, या अवैध मत कितने पड़े। तो ये वाली मतों वाला उम्मीदवार वाला जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, आने वाला चांस है। क्योंकि जो फेल होते हैं, पास होते हैं, 3 अंक वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो 3 अंक वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 20% ला करके 5 अंक से रह गया वो, अगर वो 20% ले आया, 5 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाता। और वो पॉइंट क्या अगला, एक अन्य छात्र, दूसरा छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वो 3 अंकों से 20 अधिक ले आता है, मतलब 30% ले आया तो वो 30 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, मतलब वो 30% ज्यादा लेके आया, 30 नंबर एक्स्ट्रा उसके आ गए, और 20 नंबर। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक प्रतिशत क्या है, ये देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं हम पूर्णांक x है, x पूर्णांक है, तो इसमें कितना है 20% लाया है, 20/100, और 5 और ले आता तो पास होता है। इसमें हम 5 और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा, बराबर दूसरा व्यक्ति भी x कितना लाया 30%, अगर हम 20 नंबर से घटा भी दें तो भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है। माइनस के 20 कर देंगे, इसको हम हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हल कर लीजिए, 100 लासा ले लेंगे, और कर लीजिए इसमें 20x + 5, और यह आ जाएगा बराबर 30x माइनस के 20 बट्टे 100, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देख लीजिए आप, 100 नीचे हो जाएगा, लासा ले लेंगे इसका, और 30x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20x, माइनस का 10x, सॉरी 30 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10x हो गया, और बराबर हो जाएगा आपको इधर। अब ये 5 इधर ले जाएंगे तो माइनस का
ये प्लस का इधर जाएगा माइनस है तो माइनस का 25 हो जाएगा भाई। इधर माइनस का 20 है, इधर प्लस का इधर से उधर ले जाएंगे, इधर आप देखते हैं ना, इधर से लाइन इधर, तो इधर प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 25 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 10x बराबर माइनस हो जाएगा 2500, 100 लग जाएगा उसमें और जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का x है तो माइनस का 250 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 250। मतलब हमारा पूर्णांक है कितने का है, 250 का पूर्णांक है हमारा। हमारा पूर्णांक कितना हुआ, 250। अब हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज हम किसी में भी रख दीजिए या इसमें रख दीजिए पूर्णांक को, या इसमें रख दीजिए, तो इसी में रख देते हैं मान लीजिए। तो x की जगह 250 रख देंगे, 250 इंटू 20% 100 और प्लस 5 कर देंगे तो 20 5 100 और 5 और 25 50 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 55 नंबर पे हमारा पासिंग मार्क्स है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो अंकों में से जैसे 500 में से हम 50 लाए तो 50 ऊपर रखेंगे, नीचे 500 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा। उस हिसाब से 55 अंक ये प्राप्त किए हैं और कितने में से, 250 में से और इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से 2 बार हो जाएगा, 5 से 5 बार हो जाएगा, 5 से 11 बार हो जाएगा और 11 दूनी 22, मतलब 22%। आंसर 22% वो है जो हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। 20 ला करके जो फेल हुआ था उसको 22 ले आता तो पास हो जाता। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 22%। इसका क्षेत्र का